राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस समारोह हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के युग से प्रिवेंशन, डिटेक्शन और पनिशमेंट अगेंस्ट करप्ट एक्टिविटीज तब से ही प्रचलन में रहा है। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी भी डेवलप हो। जो गलत करें उनमें ये भय हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो अच्छा करें उनको सम्मान होना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि भाई आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जिसमें इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता लाने के अनेक प्रयास किए। हमारे कार्य प्रणाली में हम कितना गवर्नेंस का, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, कितनी पारदर्शिता लाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि करप्शन का एक बहुत बड़ी जो एक जड़ है वो है हमारा निर्णयों को लंबित रखना। तो डिजिटल फाइल प्रणाली जो एडीजी ने अपने इनॉग्रेशन एड्रेस में भी कही, हमने मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ। आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर के। जयपुर के मालवीय नगर स्थित अणुविभाग केंद्र में आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित रंगीलो सावन महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रहीं। सावन मास के इस पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने माताओं बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रावण मास भारतीय संस्कृति में भक्ति, उत्सव और पर्यावरण चेतना का प्रतीक है। ऐसे आयोजन नारी सृजन शक्ति को सम्मानित करते हैं और सामाजिक सौहार्द की भावना को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। जन समुदाय से इनका अधिकतम लाभ उठाने की अपील भी की गई है। शक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है, पूरे प्रदेश भर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी प्रस्तुतियाँ भी हुई। हमारा जो प्रदेश का कल्चर है, हमारे त्यौहार हैं, इनको मुझे लगता है महिलाएं जिस तरह से हमारी राजस्थान की महिलाएं मनाती भी हैं और मुझे लगता है जिस धूमधाम से मनाती हैं, जिस तरह से इसको आगे ले जाने का काम करती है, क्योंकि नई पीढ़ी तभी सीखेगी अगर घर में देखेंगी कि ये त्यौहार मना रहे हैं। मेरी माता जी इसको मना रही हैं, लहरिया पहन रही हैं, पूजा कर रही हैं। तीज, हमारा तीज आने वाला है, बहुत बड़ा त्यौहार है राजस्थान का, उसमें भी पूरी भागीदारी रहती है
हमारी माताएं बहनों की, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है ये हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, इसको हम लोगों को विरासत है हमारी, इसको आगे बढ़ाने का हम सबको मिलकर करना चाहिए और महिलाओं की इसमें अहम भूमिका हमेशा रही। इस बार तीज पर आपने बड़ा आह्वान किया सभी से, जी। बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग और बड़ा करने वाले हैं तीज को, और इस बार अलग से एक प्लान किया गया है कि एक आरती, एक और माताजी की आरती हम लोग करेंगे छोटी चौपड़ पर। इसका अभी चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 17 जुलाई को प्रस्तावित दौरे को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज दादिया ग्राम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की भी समीक्षा की। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर हाउसिंग सोसाइटी में नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। मंदिर में बजरंगबली, दुर्गा माता, राधा कृष्ण एवं शिव परिवार की मूर्तियों की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन की शुरुआत सोमवार को हुई थी। मंगलवार को हवन, भजन, सत्संग, ब्रह्मभोज और विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समारोह का मुख्य आयोजन संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री ने पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूजा विधि आचार्य विक्रम दत्त शास्त्री एवं पंडित रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम के दौरान पार्ले स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जिसने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा ने आज 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस संगठन ने बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपने ढांचे को मजबूत कर लिया है। अब भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच उजागर किया जाएगा। तो वहीं डोटासरा ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, सरकार ने जन कल्याण की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज और RGHS के तहत स्वास्थ्य सेवाएं क्यों बंद हैं? अस्पतालों को बकाया भुगतान नहीं होने से इलाज ठप है और ठेकेदारों का भी 3,500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान लंबित है। प्रधानाचार्य को उसकी कुर्सी पे बैठाया और सामने जो मुखिया थी उसको बैठा था। आज बाल मुकुंद आचार्य जी की तो मैं चर्चा ही नहीं करना, तो बीजेपी करे ना करे वो ना, लेकिन किसी को भी नहीं बैठा। जनप्रतिनिधि की अपनी कुर्सी होती है, उस पर कभी अधिकारी नहीं बैठता। अधिकारी की कुर्सी पे कभी जनप्रतिनिधि नहीं बैठता। कलेक्टर अगर जाता है तो वो ADM की कुर्सी पे बैठता है, CS अगर जाता है तो वो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठता है, लेकिन जनप्रतिनिधि की कुर्सी पे कभी कोई अफसर नहीं बैठता और किसी अफसर की कुर्सी के ऊपर जनप्रतिनिधि। मैं प्रधान था चार्ज, मैं वीडियो के कक्ष में भी किसी काम से जाता या कोई छोटी मोटी मीटिंग होती मैं वहां चला जाता। मैं कभी वीडियो की कुर्सी पे नहीं बैठा, किसी भी वीडियो को टेलीफोन करके किसी SDM की कुर्सी। राज में हम भी रहे, मंत्री रहे। मैं तो शिवसेना मेरी धर्मपत्नी थी, उस स्कूल में गया था, तो वहां तो मुझे दिखानी चाहिए ना थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं दिखाई। मैंने कहा प्रिंसिपल मैडम वहां बैठेगी और मैं सामने बैठूंगा। ये इतनी अदब तो रूपवास के पंचायत समिति सभागार में भरतपुर सांसद संजना जाटव ने जन सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य, सरपंच आमजन से अपने क्षेत्र और अपने गांव की समस्या, पानी, बिजली, गंदगी, पानी भराव की शिकायत की गई। जन सुनवाई में सांसद संजना जाटव के साथ बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत भी मौजूद रही। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने और अधिकारियों का जनता के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की भी सलाह दी। बिजली की, पानी की और कृषि विभाग की भी बहुत सारी समस्याएं थी, पशु की भी, मतलब चिकित्सा की भी, तो बहुत सारी समस्याएं थी। मैंने जरिए पे हमारे NGM साहब अधिकारियों को निर्देश दिए और ऊपर भी यहाँ की भी कोई और भी समस्या थी तो मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराने के लिए मैं पर्सनल में खुद मिलने जाऊँ।
विद्युत स्मार्ट मीटर के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हनुमानगढ़ जिले में लगातार अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में माकपा ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया। इस दौरान माकपा नेताओं ने कहा कि विद्युत विभाग नागरिकों की मर्जी के बिना स्मार्ट मीटर लगा रहा है और स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे विद्युत कर्मचारियों का विरोध लगातार जारी रहेगा और स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। माकपा नेताओं ने स्मार्ट मीटर को उपभोक्ताओं से लूट बताते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ अब 30 जुलाई को माकपा जिले के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर आंदोलन करेगी और इस आंदोलन को गांव स्तर तक भी लेकर जाया जाएगा और किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। जिला हेडक्वार्टर पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इसमें सैकड़ों की संख्या में तो महिलाएं भी शामिल हुई हैं, क्योंकि ये घर की लड़ाई है। और आज संगरिया से, भादरा से, नौर से किसान साथी आए हैं, पेड़ीबंगा से भी लोग आए हैं, टीबी से भी लोग आए हैं। अब 30 तारीख को, 30 जुलाई को हम हर तहसील हेडक्वार्टर पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस लड़ाई को गांव-गांव, घर-घर तक लेकर के जाएंगे, शहर के वार्ड तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर में स्मार्ट जैसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ बिजली कंपनियों की लूट है, जो लोगों को गुमराह करके और ये लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज अगर किसी किसान का मीटर अगर जड़ जाए, किसी उपभोक्ता का मीटर जड़ जाए, तो 1150 रुपए की रसीद में उसके बाद उसका मीटर चेंज हो जाता है। स्मार्ट मीटर की कॉस्ट रहेगी 25,000। और ये जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी मीटर चल रहा है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लग्जरी बस में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। 4,32,000 की अवैध शराब के साथ 55 लाख जब्त किए हैं। बस जब्त किए आरोपी बस चालक, कंडक्टर और एक अन्य को गिरफ्तार भी किया गया है। कारोई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठौर ने जानकारी दी है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला। राजस्थान हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी चीफ एडीजी वीके सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए। एसआईटी चीफ एडीजी वीके सिंह ने जांच से संबंधित तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए। आरपीएससी की ओर से भी रिकॉर्ड किया गया पेश। हाईकोर्ट में 17 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। तो देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई जो है 17 जुलाई को होगी। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हसनपुरा पुलिया के पास सड़क धंसने का मामला सामने आया है। बारिश के थमते ही एक्टिव हुई हेरिटेज निगम की टीम। क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को बदलकर नई लाइन डालने की तैयारी है। अब हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने निर्देश दिए हैं इसको लेकर जल्द से जल्द लाइन को बदलकर सुचारू किया जाए। इंजीनियर विंग को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल शाम को सड़क में पोल होने के साथ ही एक्टिव हो गया था निगम प्रशासन। सड़क को रोककर करा दी थी चारों तरफ बैरिकेडिंग। अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से किया जा रहा है तीव्रता से कार्य। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्यावर में नगर के सासी बस्ती क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की खेप पकड़ी। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश पर थानाधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में 4 से 5 टीमों ने एक साथ दबिश दी। पुलिस जब्ते के साथ की गई इस छापेमारी में कई घरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक मकान से 52 देशी शराब की बोतलें बरामद की गईं। मौके से एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण से परेशान लोगों ने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया है। निवाई नगर पालिका के बाहर महिला पुरुषों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड 33 की शिवाजी कॉलोनी स्थित गली नंबर 7 का ये मामला बताया जा रहा है।
वार्ड वासियों ने पहले भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर पालिका ने 3 दिन का समाधान करने का आश्वासन दिया। चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारी बोले 3 दिन में अगर समाधान नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 7 का ये जो आज का धरना प्रदर्शन था, इसमें टोटल 40 मकान है गली नंबर 7 में, जिसमें से 30 मकानों ने स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लिया। बाकी का जो अतिक्रमण है नगर पालिका 2 महीने से नहीं हटा पा रही है। इसके लिए आज धरना प्रदर्शन दिया, ईओ साहब को ज्ञापन दिया। 3 दिवस का हमारे को आश्वासन मिल रहा है। 3 दिवस बाद अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के फुलवारा चौराहा क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में भरतपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी तीर्थपाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है और 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई है। करीब शाम 5 बजे की बात है। शाम 6 बजे ये ब्रजेश और कप्तान सूती चौराहे की तरफ घूमने गए थे। तभी वहाँ पर छोटू पीपला, जीतू पीपला, तीर्थपाल ये लोग आए और इनको रोक लिया और इन्होंने उनसे विवाद किया। इस पर चलिए बढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर कस्बे के जूना जाखोड़ा मार्ग पर पानी भराव के कारण एक बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से इस मार्ग पर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे हर बार बारिश में समस्या उत्पन्न होती है। मयाना उपखंड के दर्जन भर गांव इन दिनों बाढ़ जैसे भयावह हालात का सामना कर रहे हैं। बरेठा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सातपुरा, माडापुरा, खातीपुरा, ककरुआ, चौखंडा, कंजौली और पूरा बाई खेड़ा सहित कई गांवों में कमर तक पानी भर गया है। ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हर साल इसी तरह बरेठा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गांवों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस बार भी पानी गांवों में घुस गया है और आम रास्ते नालों में तब्दील हो चुके हैं। बच्चे और युवा सड़कों पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भरतपुर के बयाना की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ग्रामीणों का जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है। जल भराव होने के चलते घरों में, दुकानों पर व्यापारियों को परेशानी हो रही है, घरों में भी लोग परेशान हो रहे हैं। जल भराव की स्थिति हो गई है। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव पुरवाई खेड़े में, जहां भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बंदवारेठे से 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया था, जो आज सुबह 5 बजे बंद किया गया है। 3 मोरों से पानी की लगातार निकासी की जा रही थी। उस पानी की निकासी से गांव पुरवाई खेड़े के हालात ये हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जो लोगों की फसल थी कृषि की, वो भी खराब हो चुकी है। कुछ यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे बात करेंगे। ग्रामीणों का सीधा सीधा सा कहना है कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, ना तो हमें मार्केट के लिए जाया जा रहा है, ना कुछ खाने के लिए, पशु के चारे की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ सहयोगी है, जिससे बात करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम है आपके लिए? प्रॉब्लम ये है कि साहब बंदवारेठा के मोरे जब जब खोले जाते हैं तो इस गांव की यही हालत हो जाती है। ये इस गांव का जीवन बिल्कुल नर्क बना हुआ है और हमने बहुत बार इस साइड में, गांव की साइड में बंद की पार बनाने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी है। कोई भी सरकार हो, हमारी मांग नहीं करती है, मांग पूरी नहीं करती है, बंद की पाल को नहीं डलवाते हैं। सीधा सा ग्रामीणों का कहना है कि जो भी बंद का पानी खोला जाता है, उस बंद के लिए सबसे पहले पार बनाई जाए, जिससे कि ग्रामीण जो अंचल के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें पानी कम घुसे। कुछ ग्रामीण और इनसे बात करेंगे। इनकी कुछ भैंसे वगैरह पशु बंधे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा दिखाना चाहें कि ना तो निकलने की जगह है पशुओं के लिए, ना इनके लिए खुद के लिए निकलने की जगह है,
कैसे पशुओं के लिए चारा ला रहे होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। पिछले 24 घंटे से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सर बताएं आप क्या है? सर 24 घंटे हो गए पानी को चलते चलते और कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमने बंद की काफी बार कोशिश की है, अगले गांव का बंद अब भी मरम्मत हो गई है, हमारी तरफ कोई सुनवाई ही नहीं की सरकार ने। और पानी ऐसे चलता है पशुओं को न्यार लाने में, वहां में ऐसी दिक्कत रहती है यहाँ पे 12 मास। अभी 24 घंटे हाँ 24 घंटे से पानी बरकरार बना हुआ है। चारे की क्या व्यवस्था है? कैसे कुछ आप नहीं लोग साहब, कर रहे हैं? ऐसे बंधे हुए हैं भूखे प्यासे, ऐसे ही मार्केट जाने को हमको भी खाने पीने को कुछ व्यवस्था नहीं है, यहाँ ऐसे ही परेशान रहते हैं हम सारे। और जब हम जब भी कभी प्रशासन से शिकायत करते हैं तो ऐसी है 24 घंटे में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन तक नहीं आया है जो कि इनके आंसू पहुंच सके। और कुछ भी, मेरे साहब आप पीछे देख रहे होंगे, सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाना चाहें, हम भी कितने पानी में खड़े हुए हैं और ये लोग कितने पानी के बीच में ये अपना आवागमन है पूरी तरह से वो बंद है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो पानी है बंदवाड़ा से प्रतिवर्ष पानी आता है गांव में, और ये जो 4 या 3-4 मोड़ा खुल जाते हैं तो गांव में आके पानी निकलता है। तो पहली बार भी किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया सरकार द्वारा। कोई भी सरकार हो, हम तो सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो गाँव की पाल है उस पाल को जल्दी जल्दी निर्माण किया जाए, जिससे जल जीवन और परेशानी जो जनता को उसका सॉल्यूशन हुए। और हम यही निवेदन कर रहे हैं, पहली बार तो मुआवजा नहीं दिया, अब की बार 100% किसानों की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, उनको मुआवजा दिया जाए। सर्वे कराया गया था लेकिन अब तक। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टली है। बिजनेस पार्टनर की हत्या मामले में फांसी दी जानी थी निमिषा प्रिया को, लेकिन फिलहाल उनकी फांसी टल गई है। 16 जुलाई को यमन में फांसी की सजा दिया जाना था तय। मोदी सरकार के प्रयास के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने फांसी की सजा को स्थगित कर दिया है। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार ने भी पहल की थी। मुसलियार ने यमन के एक प्रमुख सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हफीज के प्रतिनिधि से बातचीत की। हफीज के प्रतिनिधि ने मृतक तालाल अब्दो मेहदी के परिवार से भी बातचीत की है। चौतरफा कोशिश से निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टल गई है। शरिया कानून के तहत मुआवजे के बतौर ब्लड मनी के भी प्रयास किए गए हैं। परिवार ने अब तक नहीं दी ब्लड मनी पर अपनी सहमति।